नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और आज से आपको अब लगातार वीडियो मिलेगी। दोस्तों, हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से और यूपी पीसीएस 2021 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज दोस्तों हम लोग जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले वो एंशियंट हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपको 20 क्वेश्चन आज कराया जाएगा और फिर इस पे लगातार वीडियो बना के जल्दी से अपलोड कर देगा। एक सब्जेक्ट से टोटल जो 100 क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे। और जो हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ये है दिल्ली की एक ऑफलाइन कोचिंग है, उसका नाम है कैरियर एम्पावर आईएएस। दोस्तों, इनका टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कराएंगे और इनका जो क्वेश्चन का कलेक्शन है बिल्कुल यूपी पीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है और मुझे इनके क्वेश्चन कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। इस वजह से हम लोग ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगे। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का इन्होंने जो सिलेक्शन किया है बहुत अच्छा किया है। और इसी पैटर्न पे यूपी पीसीएस का एग्जाम लगातार हो रहा है, तो इन्होंने जो करेंट पैटर्न है उसको फॉलो किया। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, आप सब देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में निम्नलिखित में से कौन सी जातियां प्रचलित थी। तो आपको बताना है। ये देखिए, इन्होंने 4 ऑप्शन दिया, फिर उसका ऑप्शन फिर बनाया है। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि दार्शनिक, दास, मजिस्ट्रेट, पार्षद। अब आपको बताना है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में इन चारों में से कौन सी जातियां प्रचलित थी। तो देखिए, ऑप्शन जो है कूट में दिया हुआ है। और जैसा आप लोग जो भी लोग स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि यूपी पीसीएस भी अब आईएएस के पैटर्न पे धीरे धीरे जा रहा है और वो भी अपने जो ऑप्शन है वो कोड के फॉर्म में तैयार कर रहा है। तो आप सब लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको उसका एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है ए को छोड़ के सभी, दो को छोड़ के सभी, तीन को छोड़ के सभी, चार को छोड़ के सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। इसका मतलब ये है कि मौर्यकालीन समाज में दास को छोड़ के, ये दास को छोड़ के बाकी सभी जातियां थी, यानी कि दार्शनिक भी थे, मजिस्ट्रेट भी थे और पार्षद भी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, मेगास्थनीज के अनुसार कौन सा कथन मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में सही है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 4 आपको दिया हुआ है, फिर उसका ऑप्शन कूट में दिया हुआ है। तो महिलाओं को तलाक की अनुमति थी, ऑप्शन नंबर पहला है। महिलाओं को विधवा विवाह की अनुमति थी, ऑप्शन नंबर 3। और शासक वर्ग के बीच बहुविवाह की प्रथा प्रचलन में थी, चौथा है। महिलाओं को महल के रक्षक तथा राजा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो अब फिर इसका 4 ऑप्शन दे दिया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, चौथा और उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा, यानी कि मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की जितनी भी स्थिति बताई गई है वो सभी स्थिति मौजूद थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महिलाओं को तलाक की भी अनुमति थी, महिलाओं को विधवा विवाह की भी अनुमति थी, शासक वर्ग के बीच बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलन में थी और महल में महिलाओं को भी राजा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र जो कि बुक है, जो कौटिल्य जिसको चाणक्य बोलते हैं, ने लिखी है और 4 पॉइंट दिए हुए हैं। यह 15 पर्वों में विभाजित है, यह मूल रूप से प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है, यह मौर्यकालीन राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है, इसके साक्ष्यों को किसी अन्य ग्रंथ द्वारा पुष्टि नहीं होती है। तो इसमें बताना आपको कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4। यानी कि इसमें ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये बस यही कथन सही है, बाकी सभी गलत हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मिडिल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस, सभी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थोड़े सब्सक्राइबर हो जाने के बाद मैं और भी प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जातक, मौर्य मौर्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन, पुराण, मौर्य वैश्य वंश से संबंधित थे, दीपवंश, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को श्रीलंका में प्रसार का प्रयास, और दीर्घ निकाय, मौर्य राज्य व्यवस्था पर बौद्ध विचारों का प्रभाव। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी लोग सही सुमेलित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक द्वारा किस लेख या शिलालेख में बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था जताई गई है और बुद्ध को भागवत कहा गया है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शिलालेख है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि मास्की लघु शिलालेख है, रूमिनी देई लघु स्तंभ लेख है, सारनाथ स्तंभ लेख है, और भाबर लघु शिलालेख है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, कि भाबर लघु शिलालेख में अशोक द्वारा बुद्ध को भागवत कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उसको या तो याद कर लीजिए या तो लिख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग नेपाल के स्याही मार्ग के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ये है कि पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपारण, नेपाल। ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, नेपाल, सॉरी काशी और नेपाल है। ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र, काशी, वैशाली, नेपाल, पाटलिपुत्र, काशी, चंपारण, नेपाल। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि नेपाल के शाही मार्ग के रूप में कौन सा जाना जाता है। तो दोस्तों, जिसमें जिसमें काशी है वो तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता, वो गलत होगा। और देखिए काशी इसमें लगभग सभी तीनों ऑप्शन में है। यहाँ भी काशी है, यहाँ भी काशी है, तो काशी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपारण, नेपाल को नेपाल के शाही मार्ग के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7, पुराणों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्राट अशोक के संबंध में गलत है? आपको बताना है, 4 पॉइंट दिया हुआ है। पुराण उसे अनेक राजाओं में से एक राजा के रूप में उल्लेखित करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पुराण उसे एक बौद्ध राजा के रूप में उल्लेखित करते हैं। पुराण सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख नहीं करते हैं, और पुराण सम्राट अशोक को प्रमुखता प्रदान करते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि, अब देखिए कूट में आंसर दिया हुआ है, दो, ये देखिए 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4 और 1 2 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3 4। ये 2 3 4 जो है ये गलत है आपका, मतलब सम्राट अशोक के संदर्भ में, पुराणों में सम्राट अशोक के संदर्भ में ये जो पॉइंट 2 3 4 दिए हैं ये गलत दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और 4 ऑप्शन दिया है, तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। आप ये चारों ऑप्शन इसको, ये देखिए ये सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। और बाकी ये सब आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब सही सुमेलित है। जैसे धर्मोपदेश सुधा लिख लीजिए, इसका मतलब होता है न्यायिक अधिकारी होता है। और नौ धनाच धनाच लिख लीजिए, इसका मतलब बंदरगाह होता है। ये सब जितने सही है उसको लिख लीजिएगा, और ये सब एग्जाम में इस समय बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से मौर्यकालीन सैन्य अधिकारियों का अवरोही क्रम क्या है? तो आपको बताना है कि मौर्यकालीन जो समाज था उसमें अवरोही क्रम, सैन्य अधिकारियों का अवरोही क्रम क्या है? अब मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दूं कि अवरोही अवरोही मतलब होता है नीचे की तरफ, अवरोही मतलब नीचे की तरफ होता है, डाउन। तो यानी कि आपको बताना है कि जो पहले टॉप पे कौन है, फिर उसके बाद ऐसे आपको नीचे ये फिर बताना। और जो आरोही होता है, आरोही इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ, यानी कि आपको नीचे से ऊपर जाना है, और अवरोही में ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न पे। अध्यक्ष, मुखिया, नायक, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो अब अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
चलिए इसका राइट आंसर होगा, देखिए सबसे जो ऊपर होता है वो नायक होता था, फिर उसके बाद मुखिया होता था, फिर अध्यक्ष होता था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये ये नहीं रहेगा, और 4 नहीं रहेगा, 1 2 3 रहेगा। और यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिया है, तो चौथा ये गलती से मिसप्रिंट हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10। सूची ए और सूची ए का सूची दो के साथ मिलान करें और सूची के निम्नलिखित दिए गए कोड का सही प्रयोग करें। अब देखिए आपको यहाँ पे मिलान करना है। द्रोणमुख का दिया हुआ है 800 गांव, खरवाटिका 400 गांव, संग्रहण 200 गांव और स्थानीय 10 गांव। आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहले का बी होगा, यानी कि पहले का बी होगा। एक मिनट, हाँ, पहले का बी होगा और दूसरे का सी, यानी कि दूसरे का सी होगा और तीसरे का डी, यानी कि जो तीसरा है संग्रहण ये 10 गांव का होगा और चौथे का ए हो जाएगा। जो स्थानीय है वो 800 गांव। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11। मौर्यकालीन गांव परिहार का अर्थ आपको बताना है कि उसका जो मौर्यकालीन गांव परिहार का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है, चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं इसका सिर्फ राइट आंसर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिस गांव को कराधान से मुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मौर्यकालीन गांव परिहार का अर्थ है कि जिस गांव को कराधान से मुक्त किया गया था, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12। सूची ए और सूची दो पर विचार करना है, आपको ये भी कूट में के माध्यम से दिया है। और दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला एग्जाम में, क्योंकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि कूट के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और आप उसको पढ़ेंगे फिर जल्दी से उसको कर पाएंगे। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब ये सभी मतलब सही है, मिलान कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अंत महामात्र ये सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख उत्तर मौर्यकालीन शासक दशरथ से संबंधित है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तक्षशिला प्रिय प्रदर्शनी शिलालेख, सोह गौरा ताम्रपत्र शिलालेख, नागार्जुन पहाड़ी गुफा शिलालेख और जूनागढ़ पहाड़ी शिलालेख। और इसका आपको पूछा कि उत्तर मौर्यकालीन शासक दशरथ से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। मेगास्थनीज कृत इंडिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों ये भी कूट के माध्यम से दिया हुआ है, इसमें भी आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। यह मूल स्वरूप में उपलब्ध है। यह मौर्यों के नगर और सैन्य प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है। यह मौर्यकालीन समाज को 7 वर्गों में विभाजित करता है। और चौथा जो इसका पॉइंट है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कि यह मौर्य काल के दौरान भारत में दास्ता और सुदघोरी के प्रचलन को प्रस्तुत करता है। तो इसका आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पहला और चौथा। यानी कि देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा कि कौन सा गलत है इसमें, यानी कि पहला गलत है, ये अपने मूल स्वरूप में उपलब्ध है, ये गलत है, ये मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। और चौथा, यह यह मौर्य काल के दौरान भारत में दास्ता और सूदखोर के प्रचलन को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो पहला था
ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, मेगस्थनी के अनुसार मौर्यकालीन समाज में निम्नलिखित में से कौन सी जातियां प्रचलित थी। तो आपने भी इसको सॉल्व किया था कि यहाँ पे जो है वो दास प्रचलित नहीं थे, यानी कि ये देखिए ये प्रचलित नहीं थे। और वहां पे भी देखिए ऑप्शन नंबर चौथा दासों से रिलेटेड था। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व किए होंगे, अगर आपको नहीं भी आता होगा, अगर आपने इसको ध्यान से सॉल्व किया होगा तो आप वो आसानी से उसको कर ले जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्यकालीन सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है, चार पॉइंट दिए हुए हैं। मौर्य शासकों ने चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के जारी किए। इन शासकों को मौर्यकालीन शासकों की विशेष पहचान के रूप में देखा जा सकता है। इन सिक्कों को मौर्यकालीन शासकों की विशेष पहचान के रूप में देखा जा सकता है। यह सिक्के मौर्य काल की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। मौर्यकालीन सिक्कों पर चिन्ह निश्चित रूप से आधिकारिक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, बाकी सभी सही है। यानी कि इन सिक्कों को मौर्यकालीन शासकों की विशेष पहचान के रूप में देखा जा सकता है। ये बस ये पॉइंट आपका गलत है और बाकी सभी पॉइंट सही हैं, तो उसको याद कर लीजिए इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, सॉरी 16 हो गया, 17 पे चलते हैं। उत्तर मौर्यकालीन शासकों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करिए। दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चार शासकों के नाम दिए हैं, देव वर्मन, सत्यधन, बृहदत्त और दशरथ। आपको इसको कालाक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले कौन फिर उसके बाद कौन फिर उसके बाद कौन। चलते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 4-1, 2-3, 2-3, 4-1, 3-4, 1-2, 2-1, 3-4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। यानी कि पहले चौथा फिर पहला फिर दूसरा, यानी कि दशरथ दशरथ दशरथ, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, इसका राइट आंसर होगा। पहले दशरथ, फिर देवबर्मन, फिर सत्य धन्य, फिर बृहद्रथ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी गणराज्यों का विशेष रूप से अर्थशास्त्र में उल्लिखित किया गया है। तो अब 4 पॉइंट इसमें भी दिया है। कंबोज, साक्य, ब्रजभाषी, पंचाल। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि कंबोज कंबोज ब्रज ब्रजवासी और पांचाल का उल्लेखित किया गया है अर्थशास्त्र में। चलते हैं अगले प्रश्न में। मौर्य काल, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। मौर्य काल के कारीगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि श्रेणियों के अपने न्यायालय होते थे जो व्यापार व्यवसाय संबंधी झगड़ों का निपटारा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 2 है कि श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठ कहा जाता था। और तीसरा पॉइंट है कि श्रेणियों के सदस्य के वेतन को गुणवत्ता और कार्य की मात्रा दोनों के अनुसार निर्धारित किया गया था। श्रेणियों के सदस्यों की जो वेतन है, ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 3 कि गुणवत्ता और कार्य की मात्रा दोनों के अनुसार निर्धारित किया गया था। और चौथा है कि जातक ग्रंथों में 23 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है 1, 2, 3। यानी कि बस चौथा जो पॉइंट है बस वो गलत है, बाकी सभी पॉइंट सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के सारनाथ स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब 4 पॉइंट इसमें भी दिया है। इसमें चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए 4 शेर और हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की संजीव प्रतियां उभरती हुई हैं। बुद्ध धर्म में शेर को विश्वगुरु तथागत बुद्ध का पर्याय माना गया है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का यह
चौमुखी स्तंभ विश्वगुरु तथागत बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन तथा उनके लोक कल्याणकारी के प्रतीक के रूप में स्थापित है। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। आपको बताना है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ के संदर्भ में ये चारों पॉइंट में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी। यानी कि जो भी पॉइंट बताए गए हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। और दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूं। और इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि एंशिएंट हिस्ट्री के बाद आप कौन से सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं। तो जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा कमेंट होगा उसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएंगे। और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका मेरे पास PDF है और मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। तो आप सब चैनल से जुड़े रहें। और कोई भी डाउट हो, कोई किसी प्रश्न के संदर्भ में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।